Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Askari giving you the lecture of the personality psychology. आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे हेनरी मरेज पर्सनालिटी की, और जो कि कंटिन्यूएशन है लास्ट चैप्टर के। जो इसमें हेनरी मरे ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम टेंशन रिडक्शन है। व्हेन द नीड, जब इंसान की पूरी चाहता है कि पूरी हो, तो एक उस इंसान में टेंशन एक जनरेट होती है, और जब वो नीड को जब वो पूरी हो जाती है तो उसकी टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जब वो टेंशन रिड्यूस करता है तो उसमें यह है कि इस तरह वो रिड्यूस करे अपनी टेंशन के बाद में, ताकि उसको प्लेजर भी मिले। ये जो फार्मूला है ये अफेक्ट नीड के लिए है, और प्रोसेस एक्टिविटी एंड मॉडल नीड के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे नीड की सेटिस्फेक्शन होती है तो उसी तरह उसको सेटिस्फाई होना चाहिए जैसे बिगनिंग में होता है और मिडल और एंड में होता है। तो हम उसको कहेंगे प्रोसेस एक्टिविटी एंड मॉडल नीड्स। नंबर 6 पर आता है थीमा। थीमा is simply an interactive behavioral unit. थीमा is simply an interactive behavioral unit. अब ये एक behavioral unit जैसे इंटरेक्शन होती है बिहेवियर में, थीमा हम उसको कहते हैं। It deals with interaction between needs and press. जो नीड और प्रेस में जो इंटरेक्शन होती है उसको ये डील करता है। With it can represent the situation that lead to the operation of particular need as well as the outcome or resultants of the operation of these needs. इसमें ये बताता है कि थीमा जो है रिप्रेजेंट करता है सिचुएशन जिसमें हम एक पर्टिकुलर नीड को हम जो सेटिस्फाई करते हैं, और इसके अलावा जो ये नीड सेटिस्फाई होती है तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो थीमा हमें इस बारे में बताता है। नंबर 7 पे आता है नीड इंटेग्रेट। नीड इंटेग्रेट जो है एक थीमेटिक डिस्पोजिशन है। इसका मतलब ये है कि सर्टेन काइंड ऑफ अ नीड फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि उसमें लोग आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करें, किस तरह से बात करें, और इंटरेक्शन में लोगों के साथ और चीज़ों के साथ कैसा होगा। तो हम इसको कहते हैं नीड इंटरेक्ट। वेक्टर नंबर 8 पे वेक्टर वैल्यू स्कीम। जो हमारी जितनी भी नीड्स होती हैं उसकी कोई एक डायरेक्शन होती है। ऑल मोटिव नीड्स आर वेक्टर, यानी कि उनकी कोई एक डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटी होती है। द वेक्टर कंसिस्ट ऑफ रिजेक्शन, रिसेप्शन, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, कंजर्वेशन, एक्सप्रेशन, डिस्ट्रक्शन एंड अवॉइडेंस। अच्छा, और जो वैल्यू है वो कंसिस्ट ऑफ बॉडी, फिजिकल वेलबींग, प्रॉपर्टी, यूजफुल ऑब्जेक्ट, वेल्थ, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं वैल्यू में। एस्थेटिक फॉर्म, ब्यूटी, यानी कि डायरेक्शन और वैल्यूज़ मिलकर जो होती हैं वो इंसान की नीड्स बनाती हैं, और किस तरह हम नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं हमें इस बारे में बताती हैं। जेनेटिक मैच्योरेशन डिटरमिनेंट्स। अब इसमें एनवायरनमेंट और हेरिडिटी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। कुछ चीज़ें जेनेटिकली जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, और कुछ जो हैं एनवायरमेंटल के थ्रू इम्पोर्टेंट होती हैं। ही कंसीव्ड ऑफ जेनेटिक मैच्योरेशनल प्रोसेस as being responsible for programming a succession of eras throughout an individual's life, यानी कि जीन्स भी इम्पोर्टेंट है और इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए। नंबर 10 पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग का है। लर्निंग कंसिस्ट ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट जनरेट्स प्लेजर एंड व्हाट जनरेट्स स्ट्रेस फॉर द इंडिविजुअल।
यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उसको डिस्ट्रेस फराहम करती हैं या फिर डिलाइटफुल होता है एक इंसान, या फ्यूचर के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान खुश होता है या फिर उदास होता है। नंबर 11 पे आता है यूनिकनेस। यूनिकनेस मींस के हर इंसान अपने जो करेक्टरिस्टिक होता है उसमें यूनिक होता है, किस तरह वो बिहेव करे एनवायरनमेंट में रहकर, किस तरह वो नेचुरली ऑब्जर्वेशन एंड इज क्रिएटिव intuitive. Literally, Terence made it easy for him to grasp and express, compelling the individuality and elusive complexity of each subject or event. नंबर 12 पे कॉन्सेप्ट जो मरे ने दिया है वो है अनकॉन्शियस प्रोसेसेस का। अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जैसे कि फ्राइड ने हमें बताया है कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं टू फॉर्म आवर पर्सनालिटी। इसमें ये कि रिप्रेशन और रेजिस्टेंस का जो फ्राइड का कॉन्सेप्ट है उसमें मरे ने भी काफ़ी काम किया है और हमारी पर्सनालिटी में इनकॉर्पोरेट होता है ये अनकॉन्शियस मैकेनिज़्म और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस वगैरह। नंबर 13 पे सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजिंग प्रोसेस जो है वो एक इंसान है कि वो अपनी इम्पल्सेस के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ करता है और डिमांड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के क्या डिमांड्स हैं और उनकी क्या तरजीहात हैं, तो उनके इंटरेक्शन से सोशलाइजेशन प्रोसेस वजूद में आता है। अब इंसान जो है वो किस तरह इंटरेक्ट करता है इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल पैटर्न्स के मुताबिक जब इंसान एक्सपोज होता है, तो ये प्रोसेस कहते हैं सोशलाइजेशन। इसमें ये कि कन्फ्लिक्ट होता है इंसान के अंदर और ताकि वो जो सोसाइटी के जो डिमांड्स हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और उसके जैसे कि सोसाइटी में जैसे लोग उठ रहे हैं बैठ रहे हैं उसके मुताबिक जो है ना इंडिविजुअल कंफर्म करे, यानी कि अपनी लाइफ को वो किस तरह सोशलाइज करे और लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ गुजारे। इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट आता है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेट सुपर ईगो। अब सुपर ईगो कैसे वजूद में आता है वो कि इस तरह की पेरेंटल जो गाइडेंस होती है उसके मुताबिक सुपर ईगो जो है इंसान के अंदर ऑपरेट करता है। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक रिसर्च एंड रिसर्च मेथड की तरफ। तो मरे ने वेरी ब्रीफली जो है डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी रिसर्च के बारे में बताया है। नंबर 1 पर आता है इंटेंसिव स्टडी ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ नॉर्मल सब्जेक्ट्स, यानी कि मरे ने उन लोगों की स्टडीज़ की जो कि नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2 पे है डायग्नोस्टिक काउंसिल। इसमें ये कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट होता है और बाज़ दफ़ा इतने टूल्स वगैरह भी होते हैं इंसान की जो पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, मगर जो साइकोलॉजिस्ट जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो जो है वेरी मच इम्पॉर्टेंट है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिसिशन है। इसमें एक बिहेवियर रिकॉर्ड किया जाता है बाय डिफरेंट क्लिनिशियंस और इस तरह के ताकि कोई आपस में उनके कोई तज़ाद ना हो। फिर जब मरे ने इस बात पर जोर दिया कि डायग्नोस्टिक काउंसिल होनी चाहिए ताकि बहुत सारे ऑब्जर्वर हों सेम सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। नंबर 3 पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। मरे ने डिफरेंट टूल्स भी बनाए, यानी डिफरेंट टेस्ट बनाए, डिवाइसेस बनाई ताकि पर्सनालिटी को असेस किया जाए, मेजर किया जाए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो था वो TAT था, नेक्स्ट टू रॉशास टेस्ट। ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है और इसमें जो कि अनकॉन्शियस माइंड में है वो हमें पता लगता है अगर हम TAT को अप्लाई करें। TAT अप्लाई करने का एक
जो है फ़ायदा ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड या फैंटेसी में जो कि चीज़ें होती हैं उनको वो सामने लेकर आता है, और इससे हमें पता लगता है कि इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। मैक्लेलैंड ने मरे के साथ मिलकर काम किया फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और मरे इज़ अ डेविड क्लेलैंड स्टडी ऑफ द नीड फॉर अचीवमेंट। इसके अलावा मैक्लेलैंड ने जो है ना मॉडिफाई किया मरे के TAT टेस्ट को टू मेजर अचीवमेंट मोटिवेशन। जो TAT टेस्ट था वो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट बाय मरे, ताकि अनकॉन्शियस में जो भी इंसान के हो रहा हो वो उसके बारे में पता दे सके। और मरे सोल्यूशन वॉज डेवलप द TAT रिकॉर्ड which has come to known as a projective hypothesis। ये एक तरह की प्रोजेक्टिव टेक्निक है। जैसे कि अगर हम एक इंसान को एक एम्बिगुअस पिक्चर दें और हम ये कहें कि उस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो जो इसका रिस्पांस होगा वो रिफ्लेक्शन होगा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द पर्सन और थीम्स द पर्सन यूज़ टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड। यानी कि जो चीज़ इंसान को इम्पोर्टेंट, जो चीज़ जो है वह इंसान के लिए इम्पोर्टेंट लगेगी और जो थीम वो यूज़ करेगा, तो TAT टेस्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें इसके बारे में पता लगेगा कि इंसान जो है वो किस तरह अपनी वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज़ करता है और किस तरह अपनी लाइफ को वो देखता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अब यहाँ पर एंड होता है। अगला लेक्चर होगा एल्बर्ट बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी का, जो कि हमारे इस कोर्स का 32वां लेक्चर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।